नमस्कार। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी यूट्यूब चैनल। आज की कहानी का शीर्षक है विजय। राधा ने अपने पति के साथ पहली बार उसके घर में प्रवेश किया तो उसके अधरों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खेल गई। उसने भी अन्य लड़कियों की भांति कुछ सपने संजोए थे। सोचा था ससुराल में उसके स्वागत के लिए बंधनवारें लगी होंगी, स्त्रियां मंगल गीत गाकर उसका अभिनंदन करेंगी, द्वार पर बजती हुई शहनाई उसको आने वाले जीवन का सुखद संदेश देंगी और सास और ननंद की प्रसन्नता फूल बनकर उसके चारों ओर बिखर जाएगी। पर यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा था। इगने गिने रिश्तेदार थे। उसकी ननंद व 2 देवरानियाँ थी। ननंद निशा प्रसन्नता दिखाने का प्रयत्न कर रही थी, पर उसकी आंखें बार बार भीग जाती थीं। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की दृष्टि उस पर ऐसे गड़ी थी जैसे वे सुनार के पास बिकने आए जेवरों को देख रहे हों कि उसमें कितना खरा और कितना खोटा है। इन पैनी दृष्टियों से विशुद्ध होकर राधा ने अपने पति की ओर आश्वासन पाने की आशा से देखा तो उनके मुंह पर ऐसे भाव पाया जैसे वह कोई अपराध करके आ रहे हैं और अब कटघरे में खड़े उसकी सजा मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हों। उसके हृदय में उनके प्रति सहानुभूति की एक लहर दौड़ गई। उसने चाहा कि आगे बढ़कर उनका हाथ थाम ले। तभी एक स्त्री बोली, अरे दोनों लड़के कहाँ हैं? क्या वे अपनी नई माँ से नहीं मिलेंगे? एक क्षण के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी दूसरी स्त्री बोली, हाँ हाँ, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। इस पर निशा घबराकर बोली, अभी रहने दो मौसी, बच्चे खाना खा रहे हैं। भाभी भी अभी थकी हुई हैं, फिर मिल लेगी उनसे। कैसी बातें करती है निशा, बच्चों को भी तो शौक होगा अपनी नई माँ से मिलने का। कहकर वह अंदर चली गई। निशा का मुंह सफ़ेद पड़ गया। सब स्त्रियों की आंखों में कोई ड्रामा देखने की आशा से चमक आ गई। निशा ने राधा के पास सोफे पर बैठते हुए उसके कंधों पर हाथ रखकर उससे कुछ कहना चाहा, पर उसके होंठ कांप कर रह गए। फिर एकाएक उठकर वह अंदर चली गई। कुछ समय पश्चात जब वह वापस आई तो उसने कंधों से एक 8-9 वर्षीय बालक को पकड़ रखा था, जिसकी आंखें सूजी हुई और लाल थीं। उसके पीछे एक 5 वर्षीय बालक निशा की साड़ी में दुबका हुआ था, जिसके मुंह पर एक रुआंसी और खिसियानी मुस्कुराहट थी। निशा ने बड़े लड़के को आगे बढ़ाते हुए कहा, अमित। फिर पीछे से छोटे लड़के को आगे लाते हुए कहा, सुमित, देखो यह मेरी भाभी आई हैं। राधा ने मुस्कुराकर दोनों बच्चों की ओर देखा। वे दोनों स्थिर खड़े थे। तभी एक स्त्री बोली, अमित नमस्ते करो, यह तेरी नई मम्मी है। एक क्षण अमित गुमसुम खड़ा रहा। उपस्थित लोगों के चेहरों पर एक भाव आ रहा था, एक जा रहा था। सभी निगाहें कभी राधा पर और कभी अमित पर जा टिकती। एकाएक अमित अंदर भाग गया और सुमित उसके पीछे। सुबोध का चेहरा लाल हो गया। निशा ने राधा के हाथ पकड़ लिए और फिर अनुनय के स्वर में बोली, भाभी, अमित के आचरण पर बुरा नहीं मानना, बच्चा है, स्थिति के अनुकूल ढलने में थोड़ा समय लगेगा। उसके नयन सजल हो गए। राधा ने उसका हाथ हल्के से दबाकर उसकी ओर मुस्कुरा दिया, पर उसका हृदय बुरी तरह धड़क रहा था। 2-3 दिनों के बाद राधा को घर बार और बच्चे संभालकर निशा व दोनों देवरानियां अपने अपने घर चली गई। अमित व सुमित राधा से बचते फिरते। राधा ने कभी उनके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया। खाने पीने के समय राधा स्वाभाविक ढंग से उनसे बात करती। कभी कभी वह उन्हें अपने भाई बहनों के किस्से सुनाती, जिससे उनके मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती। कभी कभी राधा उनसे कोई प्रश्न पूछ बैठती तो वे अचकचाकर संक्षिप्त सा उत्तर दे देते। एक दिन राधा अचानक उनके कमरे में पहुंच गई। अमित अपने निक्कर में बटन टाँक रहा था और सुमित पास रखे कपड़ों के ढेर में से एक एक को उठाकर देख रहा था। राधा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों भाई, क्या हो रहा है? राधा के अचानक कमरे में आने पर वह प्रश्न पूछने पर कुछ देर तक दोनों चकित रह गए। फिर सुमित बोला, हम अपने कपड़े ठीक कर रहे हैं, मैं देखता जा रहा हूँ। जिसके बटन टूटे हैं या जो फटा है, अमित भाई मरम्मत करते जा रहे हैं। फिर समझाते हुए बोला, अब स्कूल खुलने में 1 सप्ताह ही तो रह गया है, फिर हम हॉस्टल चले जाएंगे। लाओ ये सब कपड़े मुझे दे दो, मैं इन्हें ठीक कर दूंगी। राधा बोली। भावहीन स्वर में अमित ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे मरम्मत करनी आती है। राधा का मुंह उतर गया, पर उसने कुछ कहना ठीक नहीं समझा।
ऐसे ही एक दिन सुमित कोई सवाल हल करने का प्रयत्न कर रहा था जो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। राधा ने कहा, मुझे दिखाओ सुमित, मैं बता देती हूँ तुम्हें। पर सुमित ने किताबें बंद करते हुए कहा कि वह अमित से पूछ लेगा। राधा समझ गई कि बच्चे उससे कम संपर्क रखना चाहते हैं और उसे दिखा देना चाहते हैं कि वे उस पर किसी प्रकार भी निर्भर नहीं हैं। सुबोध को ऑफिस के काम से 4-5 दिनों के लिए कहीं बाहर जाना पड़ रहा था। घर की स्थिति को देखते हुए वह जरा चिंतित था। राधा उसके कपड़े सूटकेस में रख रही थी और वह अन्य सामान ठीक कर रहा था। राधा ने अलमारी में से एक सूट निकाला और उसे हैंगर में से निकालते हुए सुबोध की ओर देखा। उसका चिंतित मुख देखकर वह बोली, क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? आप क्या सोच रही हैं? क्या आपका विचार है कि मैं बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार करूंगी? सुबोध व्यथित हो उठा और बोला, नहीं राधा, ऐसा सोचना गलत है। मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ है। विपुला के निधन के बाद मैंने सोचा था कि मेरी सारी खुशियां समाप्त हो गई। इन बच्चों के कारण ही मैं घर में रह सका, नहीं तो कई बार जी में आया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं, संन्यास ले लूं। सुमित तब 1 वर्ष का था। सबने बहुत समझाया कि उसको माँ की आवश्यकता है, अतः मैं और विवाह कर लूं। पर मैं किसी और स्त्री से कैसे प्यार कर सकूंगा, सोच भी नहीं सकता था। फिर विपुला द्वारा सवारी हुई गृहस्थी किसी और स्त्री के हाथ चली जाए, यह मुझसे सहन नहीं होता था। मैंने सोचा सौतेली माँ मेरे फूल से बच्चों से, जो मेरी विपुला की निशानी है, न जाने कैसा व्यवहार करे। अतः निशा बच्चों को अपने साथ ले गई। फिर मैंने अमित को यहीं हॉस्टल में दाखिल करा दिया। पिछले साल से सुमित भी हॉस्टल में दाखिल हो गया। अब जीवन क्रम एक गति से चलने लगा, रसहीन। फिर एकाएक तुमसे मुलाकात हो गई। तुम्हें देखकर न जाने क्यों फिर से जीवन से मोह हो गया। मैं अपनी प्रसन्नता के कारण कहीं बच्चों से अन्याय न कर बैठूं, इस डर से तुमसे दूर रहने का प्रयत्न करता रहा। पर स्थितियां बदल गई। तुम्हारा स्वभाव और विचार देखकर मुझे आश्वासन मिला। सोचा शायद मुझे दोबारा प्रसन्नता मिलने वाली है। तुम इतनी कोमल हृदय हो कि बच्चों को कष्ट नहीं होने दोगी। अब मेरे घर में भी रौनक आ जाएगी। थका थकाया ऑफिस से आऊँगा तो पत्नी मुस्कुराकर मेरा स्वागत करेगी। घर में पुनः बच्चों का शोर सुनाई देगा। कभी कभी तो सोचता कि बच्चे भी कितने प्रसन्न हो जाएंगे कि उनको माँ का प्यार मिल गया। पर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे भी प्रसन्न नहीं हुए और तुम्हें भी खुश नहीं रख सका। तभी राधा बोल उठी, आपसे मैंने यह कब कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? बच्चे अभी तो मुझे अपना प्रतिस्पर्धी समझते हैं। मैंने उनकी माँ का तो स्थान लिया, पर अभी तक आप पर ही उनका एकाधिकार है। शायद वे आपको भी यह दिखाना चाहते हैं कि विवाह आपने केवल अपनी प्रसन्नता के लिए किया है। उनके जीवन में मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। सुबोध के जाने के पश्चात 2 दिन तक घर का क्रम वैसा ही चलता रहा। एक रात सोते सोते वह जोर जोर से चीखने लगी। पास के कमरे में सो रहे अमित की आंख खुल गई। पहले तो वह डर गया और घबराहट के कारण पलंग पर से उठ न सका, पर फिर साहस करके उठ खड़ा हुआ और उसने सुमित को भी उठा लिया। दोनों भाइयों ने टॉर्च की रोशनी से अंदर देखा। राधा शायद कोई दुस्वप्न देख रही थी। अमित ने उसे हिलाया तो उसकी आंखें खुल गई, पर उसकी घिघी बंदी रही। सुमित ने पूछा, क्या हुआ? अमित ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसको आश्वासन दिया। सुमित बोला, आप डरिए नहीं, मैं आपके पास हो जाता हूँ। और वह राधा के पास लेट गया। अमित भी पास पड़े सुबोध के पलंग पर सो गया। राधा सोच रही थी कि इस घटना के पश्चात वह बच्चों की दृष्टि में और भी हीन हो जाएगी, पर इससे विपरीत बच्चे उसके निकट आ गए। सुबह अमित ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मम्मी, आप इतनी बड़ी होकर भी डरती हैं। अगर हम लोग नहीं आते तो क्या होता? शायद मेरा हार्ट फेल हो जाता। तब तो जब तक पापा नहीं आते मुझे आपके पास ही सोना पड़ेगा। उसने यह बताना उचित नहीं समझा कि उसे राधा के पास सोना अच्छा लगता है। अमित ने भी यह बताने की आवश्यकता नहीं समझी कि अकेले कमरे में उसे डर लगता है। सुबोध दौरे से आया तो स्कूल खुलने में केवल 2 दिन रह गए थे। उसने सुबह चाय पीते हुए कहा, अमित, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। यदि तुम्हें हॉस्टल के लिए कुछ चीज़ें चाहिए तो आज बाजार चलते हैं। जब तक मैं नहाता हूँ तुम चीज़ों की लिस्ट बना लो। अमित कुछ खींचकर बोला, पापा, आपको तो घर की कुछ भी खबर ही नहीं रहती।
आप हमें हॉस्टल भेज देंगे और आप दौरे पर चले जाएंगे, और रात में मम्मी को अगर बुरा सपना दिखा तो कौन संभालेगा? सुबोध की आंखें आश्चर्य से फट गई। भौएं चढ़ाकर उसने राधा की ओर देखा तो उसने घटना सुनाते हुए कहा, यदि अमित व सुमित न होते तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। फिर कुछ ठहर कर राधा बोली, अगर आज आपको ऑफिस नहीं जाना तो क्यों न पिकनिक पर चला जाए? दोनों बच्चों की आंखें प्रसन्नता और उत्सुकता से चमकने लगीं। सुमित ताली बजाता हुआ बोला, हाँ पापा, हम जूत देखने चलेंगे। अकेले पाकर सुबोध ने राधा से पूछा, यह डरने का क्या नाटक कर डाला? राधा खिलखिलाकर बोली, डरी तो मैं सच ही थी, पर बच्चों पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ा। यह जानकर कि मेरे लिए उनका कितना महत्व है, वे अपना खोया हुआ आत्मविश्वास पा गए हैं। मेरे प्रति उनकी रक्षा की भावना जाग उठी है। उस दिन सुबह से ही वर्षा हो रही थी। शाम को सुबोध जब ऑफिस से आया तो बुखार से उसका मुंह लाल हो रहा था। रास्ते में कार रुक गई थी तो उसको ठीक कराने के लिए वर्षा में उतरना पड़ा था। डॉक्टर को बुलाया गया तो उसने बताया कि भीगने के कारण फेफड़ों पर थोड़ा असर हो गया है। वह इंजेक्शन लगाकर और दवाइयों का नुस्खा देकर चला गया। तेज बुखार के कारण सुबोध बड़बड़ाने लगा। एक बार उसने आंखें खोली और शून्य में देखता हुआ अर्थहीन सी बातें करने लगा। तभी बाहर बड़ी जोर से बिजली चमकी और बादल गरजने लगे। घबराकर सुमित राधा से चिपट गया। अमित का मुंह भी सफ़ेद हो गया। बोला, मम्मी, पापा ठीक तो हो जाएंगे न? राधा ने उसे खींचकर अपने पास बैठा लिया और बोली, पगले, इतना समझदार होकर घबराता है? सुबोध का बुखार 48 घंटे से कम नहीं हुआ था। राधा दिन रात उसकी सेवा करती रही। बच्चे बेवक्त स्कूल जाते और घर आकर उसके आसपास मंडराते रहते। जब बुखार कम हुआ तो सबने चैन की सांस ली। अमित रोते रोते राधा से लिपट गया और बोला, अगर आप पापा की इतनी सेवा नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। पापा का आपसे शादी करना हमें बुरा लगा था, पर अब। राधा उसको टोकते हुए बोली, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? बचपन से ही तो हम सौतेली माँ के दुर्व्यवहार की कहानियाँ सुनते आए हैं। पहले गरीब माँ बाप अपनी बेटियों को दहेज न दे सकने के कारण किसी अधेड़ या बूढ़े से ब्याह दिया करते थे। ऐसी अवस्था में लड़कियां मनचाहा वर न मिलने के कारण कटु स्वभाव की हो जाती थी। जब वे अपने पति को ही हृदय से प्यार न करती हों तो उसकी संतान को कैसे करती? अपने ऊपर किए गए अन्याय का बदला वे बच्चों से लेती। पर मेरे साथ यह बात नहीं हुई। मैंने अपनी इच्छा से तुम्हारे पापा से विवाह किया। जिसे वह प्यार करते हैं वह मेरा भी प्यार का पात्र है, क्योंकि इससे उनको खुशी मिलती है। अब सुबोध बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। शाम को वह अखबार पढ़ रहा था और राधा एक पत्रिका देख रही थी। तभी पड़ोस से मनोज अमित को आवाज़ देता हुआ आया। वह खेलने के लिए बुलाने आया था। अमित ने उससे कहा, अभी नहीं, स्कूल का काम समाप्त हो जाए फिर आऊँगा। अरे यार, आ भी जा, काम रात को कर लेना, मनोज जिद करते हुए बोला। नहीं भाई, मम्मी ने कहा है पहले सारा काम समाप्त कर लूँ फिर खेलने जाऊँ। मनोज का स्वर करुण हो गया। बोला, तेरी सौतेली मम्मी तुझे मारती है? अमित खींच उठा। बोला, मनोज तू बुद्धू है। मम्मी तो मेरे भले के लिए ही कहती हैं, और तू सौतेली मम्मी मत कहा कर मेरी मम्मी को। क्या तेरी मम्मी तुझे नहीं मारती? मनोज चला गया। सुबोध और राधा दोनों मित्रों की बातें सुन रहे थे। सुबोध को लगा एक बहुत बड़ा बोझ उसके हृदय से उतर गया है। और राधा, उसकी तो यह विजय ही थी।